आज हमने 11th क्लास का सेल चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी बेसिकली 3 साइंटिस्ट ने दी थी, स्लेडन, स्वान और रुडोल्फ वर्जो। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्लेडन क्या कहते हैं। स्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने अपनी थ्योरी 1838 में दी थी। ये क्योंकि बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया था, और इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल से बने हुए होते हैं। इसी तरीके से स्वान जो हैं वो एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। वो बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट हैं। तो जूलॉजिस्ट हैं तो एनिमल्स को स्टडी करेंगे, तो इन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया था। इन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी सेल से बने हुए होते हैं। तो दोनों के पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो हमारे 2 पॉइंट बनते हैं। तो सेल थ्योरी के जो 2 मेन पॉइंट हैं वो यही हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो सेल से बने हुए होते हैं और या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। ठीक है। सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट इसका यही है कि सेल जो है वो लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये 2 पॉइंट दिए थे उन 2 साइंटिस्ट ने, स्लेडन और स्वान ने। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये तो बताया कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सेल्स आते कहाँ से हैं। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्जो। इन्होंने थ्योरी दी थी 1855 में। इन्होंने इस थ्योरी को फर्दर मॉडिफाई किया था और इन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दी इन्होंने अपनी, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। किसने दी ये स्टेटमेंट? रुडोल्फ वर्जो ने दी, जिसका मतलब होता है एवरी सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक सेल पहले से ही जो सेल होते हैं उससे अराइज होती है। अब इन तीनों के स्टेटमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो उसी को हम बोल देते हैं मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में पहले दोनों पॉइंट्स हैं जो पहले वाले साइंटिस्ट ने दिए थे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और थर्ड पॉइंट है हमारे थर्ड साइंटिस्ट का, रुडोल्फ वर्जो का, जिन्होंने कहा ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी हम साइंटिस्ट देख लेते हैं कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डेड सेल को कॉर्क में 1665 में। ल्यूवेन हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। स्लेडन ने प्लांट्स को स्टडी किया, स्वान ने एनिमल्स को स्टडी किया, और इन दोनों ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। इन्हीं की इस थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था? वर्जो ने। और क्या कहा था कि जितने भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, पुराने टाइप का होता है, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोल देते हैं। अब जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए है उसका वो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉलर होती हैं, सिंपलर होती हैं, इनमें कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इनका डीएनए न्यूक्लियोइड में ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, इनका डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है, और इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है, लेकिन राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। कौन सा राइबोसोम मिलता है इनके अंदर? 70S। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरिया। ठीक है। यानी कि मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे से स्ट्रक्चर को करेंगे अभी।
तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम सेल एनवलप के बारे में करेंगे। सेल एनवलप क्या होता है? इस सेल की जो बाहर की 3 लेयर्स होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो 3 लेयर्स होती हैं, ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। और ये तीनों की तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोल देते हैं सेल का एनवलप। तो एक एक करके हम इस एनवलप के अंदर जो 3 लेयर्स आती हैं उनको स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकता है और कुछ के अंदर नहीं भी होता है। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकता है और कुछ के अंदर नहीं भी होता है। ग्लाइकोकैलिक्स बना हुआ होता है म्यूसिलेज नाम के एक सब्सटेंस का, जो कि इस सेल को वेट रखता है, जो कि इसको सेल को सूखने से बचाता है। इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग, सूखने से बचाएगा सेल को। ग्लाइकोकैलिक्स जो है कभी कभी स्लाइम भी हो सकता है, यानी कि लूज़ भी हो सकता है। जब ये लूज़ होता है तो उस टाइम पे हम इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, और जब ये थिक होता है तो उस टाइम पे हम इसको कैप्सूल बोल देते हैं। जब लूज़ होगा तो उस टाइम पे स्लाइम लेयर बोलेंगे, और जब थिक होगा तो उस टाइम पे इसको कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये क्या है? ये मिडल लेयर है। ठीक है, ये डिटरमाइन करती है सेल की शेप को। मिडल लेयर है, सेल की शेप को डिटरमाइन करती है, यानी कि सेल की शेप को मेंटेन रखती है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, उसकी स्ट्रक्चर को बना के रखती है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, उसको सपोर्ट करती है सेल को। एंड प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, सेल को कोलैप्स होने से, सेल को फटने से बचाती है। ये सारे फंक्शन होते हैं सेल वॉल के। ठीक है, सेल वॉल जो है ये बनी हुई होती है मेड अप ऑफ प्रोटीन्स प्लस फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। ये बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की, और या फिर इसको क्या बोल देते हैं, म्यूरेमिक एसिड या फिर म्यूरिन। ठीक है, तो हमने सेल वॉल के फंक्शन देख लिए, सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है ये देख लिया। उसके बाद है हमारी थर्ड इनर मोस्ट लेयर, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम भी हो सकती है, यानी कि लूज सेल्स की बनी हुई होगी तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर वो थिक होगी तो उसको कैप्सूल बोलेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स बनी हुई होती है म्यूसिलेज की, जो कि उसको सेल को सूखने से बचाता है। ठीक है, सेकंड हमने करा सेल वॉल, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके बाद मिडल वाली है सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन करें, सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है ये देखा। उसके बाद इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है जो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है इसकी प्रोटीन्स प्लस फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, प्रोटीन्स प्लस फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर या बाहर जाने देगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो बिल्कुल सिमिलर होती है जैसे यूकैरियोटिक सेल्स की होती है। यानी कि जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स में होती है ना, सेम स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेल का एनवलप बनाते हैं। एनवलप क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल की, जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।